हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 फॉर क्लास 10th। फर्स्ट फ्लाइट की बुक से हम कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इस चैप्टर में हम डायरी में से पढ़ेंगे एन फ्रैंक की। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। और तो ऑब्वियसली एन फ्रैंक है। एन फ्रैंक ने हमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर में इनका इतना बड़ा योगदान है, तो हमें बहुत ये इम्पॉर्टेंट नॉवल का थोड़ा सा हम पार्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एनालिस मारी एन फ्रैंक, इनका पूरा नाम था एनालिस मारी एन फ्रैंक। 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। तो ये हमें टाइमलाइन दी गई है। वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, तो एक जर्मनी की जूइश गर्ल थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद अ फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। और ये तब छुप के इन्होंने ये डायरी लिखी थी जब ये अपने पेरेंट्स, मतलब जस्ट नॉट पेरेंट्स, फैमिली के साथ और उनके 4 और दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में एक घर में छुपी हुई थी। तब उन्होंने ये डायरी लिखी थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स। तो जर्मन ऑक्यूपेशन जब चल रहा था नेदरलैंड्स में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर का टाइम चल रहा था और वो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ऐसा कुछ सीन, मतलब ऐसा हाल हो रखा था तब। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उस टाइम के बारे में थोड़ा सा पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. तो उनकी जो फैमिली है वो एम्स्टर्डम में वापस ऐसे शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज नाजीज जो थे, जो हिटलर के थ्रू उन्होंने जो अपना पूरा आर्मी को फॉलो करवाया था, तो नाजीज ने गेन कर लिया था उस पॉइंट पे पावर। तो वो उन लोगों के पास सारा वश था सब पे, तो जर्मनी उनके हाथों में था तब। बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। हर फैमिली मूव्ड टू एम्स्टर्डम, मतलब उनकी जो फैमिली थी वो नाजीज के जब वो पावर में आए तो फिर वो मूव तो कर गई जर्मनी, बट ये हुआ कि वहाँ पर एक्सटेंड हो गया जो नाजीज का ऑक्यूपेशन है, वो नेदरलैंड्स में भी एक्सटेंड हो गया। तो इस वजह से अब वो कहीं के नहीं रहे। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, परसिक्यूशंस मतलब पनिशमेंट्स, जो वहाँ पे जितने भी जूस थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। परसिक्यूशंस मतलब अत्याचार होना, तो पनिशमेंट्स एंड अत्याचार चल रहा था उनके ऊपर, जूइश पीपल के ऊपर। तो इस वजह से the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. उनके जो फादर थे, उनकी जो ऑफिस बिल्डिंग थी, वो वहाँ पे जाके छुप के रह रहे थे, बिकॉज वहाँ पे अगर उन्हें किसी ने देख लिया होता है, पकड़े जाते हो किसी तरह, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती, उनको मार दिया जाता, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. तो आफ्टर अ फ्यू वाइल, जब तक वो 2 साल तो वहाँ पे छुप के रह चुके थे, बट उसके बाद ये हुआ कि किसी ग्रुप ने उनको बिट्रे कर दिया, मतलब उनको धोखा दे दिया और उनको ट्रांसपोर्ट करवा दिया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वहाँ वो जगह थी जहाँ पे सारे ज्यूज़ को लेके जाया जाता था और उनको मारा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनसे बहुत ही बुरे बुरे काम करवाए जाते थे। सिस्टम वे एन डाइड ऑफ टाइफस, तो वहाँ पे एन जो है, हमारी जो ऑथर है, उनकी मौत हो गई टाइफस की वजह से इन बर्जन-बेल्सेन विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर। तो इस टाइम में उनकी मौत हो गई और साथ के साथ उनकी सिस्टर की भी मौत हो गई, जिनका नाम था मार्गरेट फ्रैंक। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो इस पूरे सिचुएशन में सिर्फ उनके फादर जी पाते हैं, फाइनली बच पाते हैं, जिनका नाम होता है ऑटो। तो फाइनली वो बचने के बाद, सर्वाइवर मतलब इकलौता वही इंसान जो किसी तरह ओवरकम कर जाता है, उस चीज़ को झेल पाता है और वो बचा रह जाता है ज़िंदा, तो वो इकलौते थे। और फिर वो वापस एम्स्टर्डम आते हैं आफ्टर द वॉर वॉज एंडेड, मतलब वॉर ख़त्म होते ही वो वापस एम्स्टर्डम आ जाते हैं। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो वो देखते कि उनकी जो बेटी की डायरी है वो वहाँ पे तब भी होती है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, तो उन्हें पूरा भरोसा होता है। कन्विंस्ड मतलब उन्हें पता होता है अंदर ही अंदर कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उनके फादर श्योर करते हैं, मतलब पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनका जो डायरी है वो पब्लिश होगा, सब पढ़ पाएंगे, और उसका नाम क्या रखते हैं वो, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक डायरी एक छोटी सी बच्ची की। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर 13th बर्थडे, तो जो डायरी है वो एन फ्रैंक को दी जाती है उनकी 13th बर्थडे पे, जब वो 13 साल की हो जाती है। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम जून 12th 1942 until its final entry of August 1st 1944। तो वो क्रॉनिकल्स मतलब अपनी जो स्टोरीज है, अपने जो सिचुएशंस है, जो इंस्टेंसेस है, सब कुछ वो क्रॉनिकल मतलब उसको ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं और सबको ऐसे रिकॉर्ड करके रखती है, इवेंट्स को, जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में,
इस टाइम से 12 जून 1942 के टाइम से 1 अगस्त 1944 तक। और वो 1944 1 अगस्त को उनका फाइनल एंट्री था, मतलब आखिरी एंट्री था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इस ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। तो ओरिजिनली ये डच में लिखी गई थी, पर उसको काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, मतलब बदला गया ताकि सभी पढ़ पाएँ। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और ये सबसे वाइडली रेड बुक्स बन गया, मतलब पूरी दुनिया ने पढ़ी होगी, इस तरह की एक बुक पढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा पब्लिश हुई, सब ने बहुत पढ़ा। देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हैं इन पे, टेलीविजन पे भी बनी है, थिएटर में भी इसका बहुत ही इनैक्टमेंट हुआ है, एंड इवन एन ओपरा, और इवन ओपरा में भी इनका जो पूरा इनैक्ट किया गया है सब कुछ बेस्ड ऑन द डायरी। तो डायरी के इंस्टेंसेस पे पूरा का पूरा प्ले करा गया वहाँ पे, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। और इसको ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसके बारे में ऐसे बताया गया है जैसे कि बहुत ही एक इंसाइटफुल, मतलब बहुत ही सोच समझ के किसी इंसान ने लिखी हो। इंसाइटफुल सा माइंड है उनका कि वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हर एक चीज़ को एनालाइज करके चीज़ें लिखती हैं, और बहुत ही मैच्योर माइंड है। जबकि जो एन फ्रैंक थी वो सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, स्टिल बहुत ही मैच्योर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी अडल्ट ने लिखी हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंसाइटफुल था, उसमें अपने थॉट्स भी डाले हुए थे, उन्होंने इतना योगदान दिया था अपनी तरफ से, बहुत ही ज़्यादा विविड इमेजिनेशन थी उनकी। विविड इमेजिनेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियरली हमें एक एक चीज़ हम फील कर पाएंगे, एक एक चीज़ हम सोच पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो इस डायरी में हम ये देखेंगे कि इसमें हमें बहुत ही इंटीमेट एग्जामिनेशन दिया हुआ है। इंटीमेट मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सा, जैसे बहुत ही डिटेल्ड वर्क है। एग्जामिन किया हुआ है उसमें, मतलब उसमें एक एक चीज़ को एनालाइज किया हुआ है कि डेली लाइफ कैसी होती है नाजी ऑक्यूपेशन के अंदर, कि हर रोज़ वो कैसे, नाजी ऑक्यूपेशन जब चल रहा था तो उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, कैसा उनका दिन चल रहा था। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो जो एन फ्रैंक है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड और रिनाउंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में चर्चा भी होती है, और रिनाउंड मतलब वो जानी मानी एक कैरेक्टर है, एक इंसान है जो हॉलोकॉस्ट की विक्टिम थी। हॉलोकॉस्ट वो टाइम था जब बहुत सारे ज्यूज़ को वो एक साथ मार दिया गया, क्योंकि वॉर चल रहा था तब, और हिटलर ने सभी ज्यूज़ को मारने का आदेश दिया था। तो हम आगे देखेंगे। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो अब एन फ्रैंक का हम डायरी रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा जाता है कि एक डायरी में लिखना उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मतलब ऐसा इसलिए नहीं है कि डायरी में लिखना बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, पर इसलिए है, बट ऑल्सो बिकॉज ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि आगे जाके, मतलब लेटर ऑन, नीदर आई और एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कि ना तो उन्हें कभी इंटरेस्ट आएगा ना तो किसी और को इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, उनकी म्यूजिंग्स क्या है, मतलब उनको क्या मोटिवेट करती है चीज़ें, क्या उनको देख के अच्छा लगता है। ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, क्योंकि वो एक 13 साल की छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची है, तो उनको जो पसंद आती है चीज़ें, उनको जो मोटिवेट करती है चीज़ें, उनको जो चीज़ें देख के अच्छा लगता है, जो कि होता है म्यूजिंग्स, उसमें किसी और इंसान को इंटरेस्ट होगा ही नहीं। ओ वेल इट डजंट मैटर। तो वो बोलती कि हाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो बोलती कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मन कर रहा है लिखने का, पहली बात तो, और साथ के साथ उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत ही अंदर से नीड फील हो रही है बहुत ज़्यादा, कि उनको बहुत सारी चीज़ें अपने चेस्ट से निकालनी है, मतलब अपना दिल हल्का करना है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। वो कहते हैं कि लोगों के पास जितना पेशेंस होता है उससे कई ज़्यादा पेपर के पास पेशेंस होता है। पेशेंस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हड़बड़ाहट से ना करना। लोग इतने पेशेंट नहीं होते। लाइक अगर तुम किसी को जाके अपनी कोई प्रॉब्लम बताओ तो वो हड़बड़ाहट करते हुए बिल्कुल उसको चीज़ को डिसमिस कर देंगे, बट जब तुम लिखते हो तो सिर्फ तुम बोल सकते हो, तुम अपना दिल खोल के जितना भी कुछ है सब बता सकते हो। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed। तो ये जो saying है paper has more patience than people, वो उन्होंने उस दिन सोची जिस दिन वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास फील कर रही थी। आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। और वो घर पे बैठी थी, उनके हाथ में उनका चिन था, मतलब अपना फेस उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, बोर्ड एंड लिस्टलेस, कि वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी घर पे बैठे बैठे, और साथ के साथ उनमें बिल्कुल लिस्टलेस सी फीलिंग आ रही थी, मतलब एंथुजियाज्म नहीं था उनके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी करने का। वंडरिंग वेदर
टू स्टे इन और गो आउट। तो वो वंडर कर रही थी कि वो घर पे ही बैठे रहे या फिर बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। तो फाइनली वो डिसाइड कर दी कि वो जहाँ बैठी है वहीं बैठी रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। ब्रूडिंग मतलब होता है कि सोच में पड़ जाना, पर वो सोच सोच के वो बहुत सैड हो रही थी, उसको कहते हैं ब्रूडिंग। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर के पास सचमुच में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी। तो बोलती है कि हाँ, पेपर के पास सचमुच में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, और सिंस क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही कि मैं किसी और को ये स्टिफ पैक्ड रीड करने दूंगी नोटबुक। स्टिफ पैक्ड होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न सा, मतलब बहुत ही थिक उसका कवर होगा कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, बहुत ही स्टिफ है, एज एन अकड़ा हुआ पेपर है। तो वो जो नोटबुक है वो उस तरह की कुछ है नोटबुक, और ग्रैंडली मतलब उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के थोड़ा अच्छी तरह से प्रेजेंट करा जाए, तो इस वजह से उसको डायरी बोला गया है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तो बोलती कि अगर मेरे को कोई आगे जाके कोई रियल फ्रेंड मिलेगी तो फिर मैं शायद उसको ये सब पढ़ने दूँ। इट प्रॉबेबली वोंट मेक अ डिफरेंस, वो बोलती कि प्रॉबेबली ऐसा नहीं लगता मुझे कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। नाउ बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो वो बोलती है कि मैं उस पॉइंट पे वापस आती हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को ज़रूरत ही क्यों पड़ी, कि क्या चीज़ ने उनको मोटिवेट किया, किस वजह से उनको एक डायरी लिखनी पड़ी। पहली जगह पे मतलब पहली बात यही है कि मतलब उनको ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि उनको लिखना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड ही नहीं है बताने के लिए उनके दुख दर्द। फिर हम आगे देखते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कहती है कि मैं इसको थोड़ी और क्लियरली आपके सामने रखती हूँ कि बात क्या चल रही है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, वो बोलती है कि मैं सचमुच में हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत अच्छे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16-year-old सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और साथ ही साथ उसके पास 30 लोग हैं जिनको वो फ्रेंड बुला सकती है। आई हैव अ फैमिली, वो बोलती है कि मेरे पास फैमिली भी है, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, और उनकी बहुत सारी आंटीज है जो उनको बहुत प्यार करती है, और साथ के साथ एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, वो बोलती कि सामने से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, पर उनके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। तो अगर वो दोस्तों के साथ होती तो वो सिर्फ एक अच्छे वक्त बिताने के बारे में सोचती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो वो बोलती कि मैं सिर्फ इन सब चीज़ों की बात करती हूँ कि जो ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स होती है, और किसी और चीज़ के बारे में बात कर ही नहीं पाती। ऑर्डिनरी मतलब रोज़ की हर रोज़ रोज़ जो चीज़ें हम देखते हैं वो सब चीज़ें। ऑर्डिनरी बिल्कुल जैसे जानी मानी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं होना। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वो बोलती है कि हमें ऐसा, मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसे लोगों के साथ अगर बात भी करती हूँ तो हम उससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते। मैं उनसे बस यहीं तक की बातें, मतलब रोज़ रोज़ की बातें कर पाती हूँ, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। वो बोलती है कि शायद मेरी गलती है कि हम लोग एक दूसरे को बातें नहीं बता पाते। कन्फाइड का मीनिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रूली ट्रस्ट्स। तो ऐसे किसी इंसान को कुछ बताना जिसको बहुत ही ज़्यादा वो ट्रस्ट करता हो अंदर से, और बहुत ही पर्सनल बातें बताना। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर नॉट लायबल टू चेंज। वो बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली जो है सो है, और मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ अभी बहुत जल्द बदलने वाली है। फिर दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी। तो वो बताती कि इसी वजह से उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। तो वो बेसिकली चाहती है कि वो एक इमेज जो है उनके लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की, उसको एनहांस करे, मतलब और अच्छे से अपने दिमाग में रखे, सो दैट जो उनको चीज़ें चाहिए एक इंसान के अंदर, एक फ्रेंड के अंदर, वो सब उनको उस डायरी में मिल रहा था। तो वो डायरी में लिखती थी इमेजिन करते हुए कि जैसे वो अपनी किसी फ्रेंड को ये सब चीज़ें बारे में बता रही है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। वो बोलती कि मेरे को फैक्ट्स नहीं लिखने डायरी में जैसे हमेशा लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। पर वो चाहती थी कि जो उनकी डायरी है वो एक फ्रेंड की तरह उनके काम आए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और जो फ्रेंड है उनकी वो उनको बुलाएंगी किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, तो वो बोलती है कि एनीवेज किसी को समझ भी नहीं आने वाली जो मैं स्टोरीज बताऊंगी किटी को, मतलब जो उनकी डायरी है उसको। सो इस वजह से वो अगर
चाहे भी तो उसमें वो सब बातें नहीं बता सकती किसी को भी। प्लंज राइट इन मतलब कि सीधा सीधा अपनी बातें बताना शुरू कर दे, टू डाइव इन बेसिकली, कि लाइक सीधा अपनी बात पे स्टार्ट कर दो बोलना। I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो वो बोलती कि वो इस वजह से नहीं समझ आएगा क्योंकि किसी को कुछ बारे में पता ही नहीं है उनके, तो इसलिए वो बोलती कि मैं एक ब्रीफ सा स्केच दूंगी अपने लाइफ का। ब्रीफ मतलब छोटा सा, एक स्केच मतलब अपने थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताएंगी, जो कि उन्हें वैसे बताना पसंद नहीं है। तो हमने अभी तक इस वीडियो में ये देखा है कि एन फ्रैंक हमें थोड़ा बहुत बताती है अपने बारे में, और हमें पता चलता है कि वो डायरी एंट्री क्यों लिखती है, और हमें पता है कि अब वो डायरी एंट्री लिखती थी और कितना उसका सिग्निफिकेंस है हमारे लिटरेचर में। बट हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई एवर सीन। तो उनके जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लविंग है, सबसे ज़्यादा अच्छे फादर लगते हैं उनको वो दुनिया में। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। तो उन्होंने अपने उनकी जो मॉम थी, उनकी जो मदर थी, उनसे शादी नहीं करी जब तक वो 36 थे, एंड शी वॉज 25, और उनकी जो वाइफ थी वो 25 ईयर्स ओल्ड थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो उनकी जो बहन थी उनका नाम था मार्गरेट, और उनको जर्मनी में वो पैदा हुई थी 1926 में इन फ्रैंकफर्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि वो अपना बताती है कि शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। वो 1929 में पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। तो जब तक वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो उनके फादर को एमिग्रेट करना पड़ा, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ा रहने के लिए। हॉलैंड गए वो फाइनली फिर 1933 में। माई मदर ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। तो उनकी जो मदर है जिनका नाम ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वो हॉलैंड गई अपने हस्बैंड के साथ रहने। while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। तो उनकी जो बड़ी बहन है और वो, उन दोनों को एचन भेज दिया गया उनकी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए। Margaret went to Holland in December। तो उनकी जो बड़ी बहन है वो दिसंबर में चली गई वापस हॉलैंड अपने पेरेंट्स के पास। and I followed in February। और फिर वो फरवरी में उनको फाइनली भेजा गया। when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। तो उनको बेसिकली ऐसे प्रेजेंट कर दिया गया टेबल पे कि वो मार्गरेट का बर्थडे प्रेजेंट है। प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है कि ऐसे सामने ऐसे कैजुअल से वे में उनको जाके दिखा दिया गया। प्लंक्ड डाउन का मीनिंग हमें साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, मतलब बहुत ही ऐसे कैजुअल से वे में उनको सामने रख देना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो जैसे ही वो वहाँ पे हॉलैंड पहुंची तो उनको साथ के साथ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में डाल दिया गया। आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6। तो जब तक वो 6 साल की थी तो वहीं पर रहती थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। तो वो तब स्टार्ट करी थी फर्स्ट फॉर्म में। In the 6th form, my teacher was Mrs. Corporus। तो जब वो 6th क्लास में थी, बेसिकली फॉर्म आई गेस किसी तरह से वो क्लास कहना चाह रहे हैं कि वो जब स्टार्टिंग में गई थी तो वो फर्स्ट क्लास में थी। उसके बाद अब 6th क्लास में जब वो पहुंची तो उनको जो टीचर पढ़ा रही थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। तो वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस हुआ करती थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जब साल खत्म हुआ तो वो दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे को बाय बोलना पड़ रहा था। फेयरवेल मतलब कि जुदा हो रहे हैं वो, तो बाय बोल रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब दिल तोड़ने वाला, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था उन दोनों को। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। तो जब गर्मियाँ चल रही थी 1941 की, तब उनकी जो ग्रैंडमदर थी उनको बीमारी हो गई और उनको एक ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद अ लिटिल सेलिब्रेशन। तो जो उनका बर्थडे था उसमें ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई, बस थोड़ी सी सेलिब्रेशन हुई। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। तो उनकी जो ग्रैंडमदर है वो पास अवे हो गई 1942 में, उनका देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो वो कहती है कि किसी को भी नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो इस बारी जो उनका बर्थडे आने वाला था 1942 में, वो इसलिए करा जा रहा था ताकि उसका जो पिछला बर्थडे था एन फ्रैंक का, उसके लिए वो कॉम्पेंसेट कर पाए बेसिकली, क्योंकि उनका पिछला बर्थडे अच्छा नहीं गया, इसलिए वो इस बार ग्रैंड बर्थडे करना चाहते हैं। इंटेंडेड मतलब कि इस इंटेंशन के साथ, इस आइडिया के साथ कि इनका बर्थडे इस बार बेटर बने। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और जो ग्रैंडमा का एक कैंडल था वो भी उनको भी जलाया गया था साथ में बाकी बर्थडे कैंडल्स के साथ। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। तो जो बाकी 4 लोग हैं, उनके फादर, मदर और उनकी बहन और वो, दे आर स्टिल डूइंग वेल, कि वो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 20th 1942। तो फिर इसके साथ ही हम अभी के आज के प्रेजेंट डे की बात करेंगे, जो जिस दिन वो अपनी डायरी लिख रही हैं, जो है 20th जून 1942।
एंड द solemn dedication of my diary. solemn dedication of my diary मतलब कि उनका जो डेडिकेशन है अपनी डायरी के टुवर्ड्स वो बहुत ही सिंसियर है, मतलब आज के बाद वो हमेशा उस डायरी में लिखा करेंगी, हमेशा उसको टाइम दिया करेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और डिग्निफाइड सा उनका डेडिकेशन है उनकी डायरी के टुवर्ड्स। तो अब हम उनकी डायरी एंट्री पढ़ेंगे सैटरडे 20 जून 1942 की। तो वो स्टार्ट करते हैं ऐसे, डियरेस्ट किटी, जो अपनी वो डायरी को जिस तरह से रेफर करती थी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। अब क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या होता है, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, कि उसकी पूरी की पूरी जो क्लास है एन फ्रैंक की, वो सभी के सभी बहुत डरे हुए हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से सहमे हुए हैं। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। तो हमारा इसका रीज़न क्या है कि सबके सब डरे क्यों हैं, इस वजह से डरे हुए हैं, क्वेकिंग इन बूट्स की बहुत ज़्यादा डर जाना, वो इस वजह से क्योंकि आने वाले दिनों में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगी कि अगले क्लास में कौन कौन बच्चा जाएगा, किसको इतना पता है कि ठीक है वो नेक्स्ट क्लास में उनको भेज दिया जाए, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फिर से वही क्लास पढ़नी पड़ेगी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, तो आधे से ज़्यादा क्लास तो बेट्स बना रही है, मतलब ऐसे शर्तें लगा रहे हैं कि ये बच्चा जाएगा ये बच्चा नहीं जाएगा। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. So उनकी कोई एक फ्रेंड होंगी GN, और वो हंस रहे हैं दोनों के दोनों क्योंकि उनके पीछे जो लड़के बैठे हैं वो बहुत ही ऐसे सिली सिली हरकतें कर रहे हैं। और फिर CN and Jacks who have stalked their entire holiday saving on their bed. तो उन्होंने बेसिकली पूरी हॉलीडेज ऐसे बेड लगाते लगाते ही निकाली है। From morning to night it's you're going to pass. No I'm not. Yes you are. No I'm not. तो उन लोगों ने सुबह से रात तक बस ये करा है कि हाँ तुम चले जाओगे, पास हो जाओगे। वो बंदा दूसरा बोलता है कि नहीं मैं नहीं होगा पास, फिर वो बोलता है कि तुम हो जाओगे, फिर वो बोलता है कि मैं नहीं होगा। इवन G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. और जो उनकी जो फ्रेंड है कोई और G, उनकी प्लीडिंग ग्लासेस की बस करो, प्लीडिंग ग्लांसेस होते हैं कि मतलब ऐसे नजरों से देखना कि बस कर जाओ प्लीज, तो मतलब रिक्वेस्ट करने वाली ग्लांसेस, वो भी किया। और फिर जो एन फ्रैंक थी वो गुस्से में उनको देखती थी भी, उन्होंने उन पे कई बार गुस्सा दिखाया, मतलब अपने अच्छे से एक्शन से पता चला कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उससे भी वो दोनों के दोनों पीछे जो बैठे लड़के थे काम डाउन नहीं होते थे, मतलब वो चुप नहीं होते थे। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। वो कहती है कि कम से कम क्वार्टर तो होना चाहिए पूरी क्लास का कि वो वापस इसी क्लास में फिर से पढ़े, क्योंकि सब बच्चे इतने ज़्यादा डम हैं। क्वार्टर होता है 1/4, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। वो कहती है कि जो टीचर्स है लेकिन वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स है इस पूरी दुनिया में, मतलब जो हमारी अर्थ है, प्लानट अर्थ में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वही है। अनप्रेडिक्टेबल ये होता है कि हम जो सामने वाला बंदा कुछ करने जा रहा है पर हम बता नहीं सकते कि वो अगला क्या करेगा, कि उनके एक्शंस के बारे में हम नहीं जान सकते कि वो जो नेक्स्ट एक्शन लेगा वो क्या कर सकता है। क्रीचर्स की कुछ भी, मतलब हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं उन सबको क्रीचर्स भी बोल सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कहती है कि मेरे को अपनी चिंता नहीं है, ना तो मुझे अपने खुद की गर्ल फ्रेंड्स की चिंता है कि जो मेरी बाकी फ्रेंड्स हैं वील मेक इट। वो कहती है कि हमारा तो हो जाएगा डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में वो चले जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। वो बोलती है कि पर एक सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं चिंतित हूँ, जो है मैथ्स। एनीवेज ऑल वी कैन डू इज वेट। वो बोलती कि एनीवेज अब क्या करें, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। Until then, वो बोलती कि तब तक we keep telling each other not to lose heart, और तब तक बस हम लोग एक दूसरे को दिलासा देते रहते कि भाई दिल मत तोड़ो अपना, ऐसे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। I get along pretty well with all my teachers. वो कहती कि वो बाकी जितनी भी टीचर्स थी उन सबके साथ उनकी अच्छी बनती है। There are 9 of them, उनकी 9 टीचर्स थी, 7 men and 2 women. तो 2 women मतलब वुमेन थी और 2 men थे। Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths. तो जो मिस्टर कीसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बुढ़े से आदमी है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। वो हमेशा अनॉयड रहते थे कि बहुत ही ज़्यादा उनसे परेशान रहते थे क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। यहाँ पर ओल्ड फॉगी का मतलब है ओल्ड फैशन्ड पर्सन। फॉगी एक ऐसे इंसान को बोला जाता है कि जो बहुत ही पुराने ख्यालात का हो। उसके बाद आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो काफ़ी उन्होंने वार्निंग्स तो दी और उसके बाद भी वो नहीं रुकी, इस वजह से उन्होंने उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चार्टर बॉक्स। तो हमेशा उनको एक ऐसे देते थे कि एक ऐसे लिख के लाओ ऑन द टॉपिक अ चार्टर बॉक्स, कि चार्टर बॉक्स क्या होता है उस पर एक ऐसे लिख के लाओ अ चार्टर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो वो सोचती कि चार्टर बॉक्स ये कैसा टॉपिक दे दिया, इसके बारे में कौन क्या लिखेगा। आईड वरी अबाउट दैट लेटर। वो बोलती कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी।
आई डिसाइडेड, वो फाइनली डिसाइड करती कि अभी मैं नहीं सोच रही इस टॉपिक पे. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, तो वो जो टाइटल है वो अपने नोटबुक में लिख लेती है. टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. तो वो टाइटल तो लिख दिया उन्होंने, उसके बाद बट अपने वो बैग में रख देती है और उसके बाद चुपचाप बैठ जाती है, पर लिखती नहीं है तभी के तभी कुछ भी. दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने सारा होमवर्क खत्म करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो उनको जो नोट मिला होता है कि ऐसे लिख के लाओ, वो उनको दिख जाता है. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. तो जब अपने फाउंटेन पेन होता है उनके हाथ में, उसको ऐसे खा रही होती है, उसका टिप को ऐसे चबा रही होती है जैसे हम सभी करते हैं कभी कभी. तो ये सोचते सोचते सब्जेक्ट के बारे में वो ऐसे कर रही थी, पेन के साथ खेल रही थी अपने दांतों से. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. वो कहती कि कोई भी ऐसे ramble on कर सकता है कि कुछ भी बोले जाए. Talk aimlessly होता है इसका मतलब, ramble करना मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो. Ramble का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना. तो वो कहती कि ये चीज़ कोई भी कर सकता है कि या तो तुम कुछ भी बोलते रहो या तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस छोड़ दो वर्ड्स के बीच में. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. पर उनको जो प्रॉब्लम लगती थी वो ये थी कि उनको एक्चुअली कुछ नेसेसरी अच्छी वाली आर्ग्यूमेंट्स देनी है. मतलब कि अगर वो कह रही है कि चैटर बॉक्स होना ज़रूरी है, कि ज़्यादा बात क्यों करनी चाहिए, तो उसके लिए उनको ऐसे रीजंस देने पड़ेंगे कि इस वजह से बात करनी चाहिए. तो वो ये सोचने में लग जाती थी. आई थॉट एंड थॉट, मतलब वो सोचती रहती है एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर अचानक से उनको एक आइडिया आता है. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर की सिंह हैड असाइंड मी एंड वाज सैटिस्फाइड. तो उन्होंने 3 पेजेस लिखे थे कि मिस्टर की सिंह उसे रीड करेंगे और फिर वो सैटिस्फाई भी हो जाएंगे. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. तो वो आर्ग्यू ये करती है, अपने रीजंस ये देती है कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, कि वो उनके अंदर होता ही है, वो नहीं हेल्प कर सकते, और अगर वो कंट्रोल करने की आगे कोशिश करेंगी तो वो कर लेंगी. कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट का हमने ऊपर जहाँ पे देखा था कि कम अप विद अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, इसका हमें मीनिंग भी दिया हुआ नीचे, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट. कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स यही होते हैं कि इस तरह से पुट करो किसी चीज़ को कि लोग मान ले. पर फिर वो आगे ये सोचते हैं कि ठीक है, वो उनको ऐसे भी बोलेंगी कि वो हेल्प नहीं कर सकती बात करना क्योंकि एक स्टूडेंट का ये ट्रेट होता है, और फिर वो आगे से कोशिश करेंगी कि वो ना ज़्यादा बात करे क्लास में. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर. तो वो बोलती कि पर साथ के साथ वो कभी कोशिश नहीं कर सकती कि वो ज़्यादा बात बहुत ज़्यादा ना करे. वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती, कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो मदर है वो भी उतनी ही ज़्यादा बात करती है. अगर तुम ये ना बोलो कि वो उनसे ज़्यादा बात करती है, पर कम से कम उसके जितना तो बात करती है. सो एन फ्रैंक और उनकी मम्मा दोनों के दोनों बहुत बातूनी है. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और वो बोलती कि और फिर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट है, जीन्स में उनके, कि मतलब अब वो कुछ चीज़ें होती है, क्वालिटीज़ होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ दैट वन गेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स से कुछ चीज़ें जो उनको मिलती है आगे, तो वही इनहेरिटेड ट्रेट्स है वो. तो फिर इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकती इस बारे में. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकंड एसे. तो उनके जो सर है वो पहले तो मान जाते कि ठीक है तुमने सही लिखा है ऐसे, बट देन अगली क्लास में वो फिर से बात करती तो वो फिर से उनको ऐसे दे देते लिखने के लिए. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉर्गेबल चैटर बॉक्स. तो इस बार ही था कि अब इनकॉर्गेबल चैटर बॉक्स पे लिख के लाओ. अब इनकॉर्गेबल होता क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कि मतलब ऐसा कोई इंसान जो किसको करेक्ट हो कर ही नहीं सकता. यूजुअली अ बैड क्वालिटी, ये बहुत बुरी क्वालिटी है कि कोई इसको ठीक ही नहीं कर सकता. ये इस लेवल की चैटर बॉक्स है कि ये कभी नहीं सुधरेगी. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. तो उन्होंने वो वाला ऐसे फाइनली दिया, पर उसके बाद फिर मिस्टर कीसिंग को कुछ बोलने के लिए बचा नहीं था उनके पास. उन्होंने फिर से कंप्लेन नहीं करी बाकी 2 क्लासेस के लिए, 2 लेसन्स के तक, क्लासेस जब तक हुई तब तक. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. तो 3rd लेसन तक उनको वो फिर से इरिटेट हो गए और फाइनली उन्होंने फिर से बोला, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड. तो वो बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ, तुम पनिशमेंट में ये करोगी कि तुम अब ऐसे लिखोगी और उसका टाइटल ये है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो वो बोलते हैं कि अब हम इस टॉपिक पर लिख के लाओगे तुम ऐसे जिसका नाम होगा क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब एक बतख की तरह बोल रहा है बच्चा कोई, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो इस टॉपिक पे अब तुम लिख के लाओ तुम्हारा ऐसे. द लास्ट paragraph goes about like this.
द क्लास रोड, तो हंसने लग जाती है पूरी की पूरी क्लास. आई हैड टू लाफ टू, तो वो भी हंसती है. दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चार्टर बॉक्सेस, क्योंकि अब वो उस टॉपिक पे ही बोलना नहीं चाहती थी. इंजेन्युइनिटी क्या होता है? ओरिजिनलिटी और इन्वेंटिवनेस, कि अब उस टॉपिक पे उन लोगों ने इतना लिख लिया था, एन फ्रैंक ने इतना लिख लिया था कि वो परेशान हो गई थी, वो थक गई थी. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना. तो टॉपिक जो था चार्टर बॉक्सेस का, उस पर उन्होंने इतनी बात कर ली कि अब वो थक चुकी है. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, वो कहती कि अब मुझे कुछ नया लिखना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, कि कुछ नया बिल्कुल हट के. माई फ्रेंड सेन who's good at poetry offered to help me write the essay. तो उनका जो एक फ्रेंड है जिनका नाम है सेन, वो पोएट्री में बहुत अच्छे थे, तो फिर वो बोलते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा या करूंगी. फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय. और उन्होंने ये सुन के बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो शुरू से आखिरी तक बिल्कुल उनकी अच्छे से हेल्प करेंगे. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट I'd मेक श्योर द जोक वाज इन हिम. तो वो बोलते कि मिस्टर कीसिंग ने पूरी कोशिश करी कि वो मेरा मजाक उड़वा दे यहाँ पे, बट वो बोलते कि मैं I'll मेक श्योर कि बेसिकली मजाक आखिरी में उन्हीं का उड़े. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. तो वो बोलती कि मैंने पोएम लिख ली और वो बहुत ही अच्छी पोएम थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स. तो उसमें एक बड़ी मादा डक होती है, एज इन मदर डक होती है, और फिर एक उनके फादर डक होते हैं, स्वान होते हैं. एक डक्स और स्वॉन्स लाइक दोनों बतख टाइप, दोनों के दोनों पानी में तैरते हैं, विथ 3 बेबी डकलिंग्स. और उन दोनों के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे डकलिंग्स, वो भी है, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. तो उनके जो फादर डक है वो बहुत ही ज्यादा उनको बाइट करते थे, मतलब काटते थे, क्योंकि वो दोनों वो सारे जो बच्चे थे 3 बेबी डक से, वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, मतलब बहुत आवाज निकालते थे. लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे. तो पर लकीली उनके जो सर हैं मिस्टर कीसिंग है, उन्होंने जोक सही वे में ले लिया. ही रेड द पोएम टू द क्लास. वो पूरी क्लास को ऐसे पोएम सुनाते हैं, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, साथ के साथ अपने और कमेंट्स भी डालते हैं, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. और साथ के साथ बाकी क्लासेस को भी उन्होंने ये पोएम सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक. उसके बाद से उनको हमेशा बात करने दी गई है, एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. और उस दिन के बाद से उनको कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला. ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. पर साथ के साथ उनके लिए बुरा ये हुआ कि अब मिस्टर कीसिंग हमेशा उनका बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि लास्ट में अब एन फ्रैंक ने अपनी डायरी एंट्री खत्म करी है. उन्होंने लिखा है योर्स एन. वो अपनी डायरी के लिए लिख रहे हैं कि तुम्हारी एन. और ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से विद अ स्लाइट अडेप्टेशन, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है. तो एन फ्रैंक की जो पूरी की पूरी डायरी है वो पब्लिश करी गई है पूरी दुनिया में और सबने पढ़ी है. और हमने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ा है अभी, वो भी अडेप्टेशन के साथ, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, सो दैट हमें अच्छे से समझ आए. और ये छोटा सा ही पार्ट है बस एक. इसमें हम बस ये देख सकते हैं कि एन फ्रैंक क्लास में बहुत बातूनी हुआ करती थी और वो बहुत ही मजाकिया भी थी और हमेशा चैलेंजेस को ऐसे एक्सेप्ट करती थी कि अगर उनकी जो टीचर है उनको पसंद नहीं आता था जो वो चीज़ें करती थी, तो वो उसको ऐसे सॉरी नहीं बोलती थी उसके लिए, मतलब वो अपोलोजेटिक नहीं थी. इनफैक्ट वो दिखाती थी कि ये बहुत ज़रूरी होता है. तो वो थोड़ी सी स्टबर्न भी थी, बहुत ही अड़ी रहती थी अपनी बातों पे, और साथ के साथ वो बहुत पैशनेट थी अपनी बातें बताने के लिए, वो बहुत अच्छा भी लिखती थी. तो माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. तो उनके जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लविंग है, सबसे ज़्यादा अच्छे फादर लगते हैं उनको वो दुनिया में. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. तो उन्होंने उनकी जो मॉम थी, उनकी जो मदर थी, उनसे शादी नहीं करी जब तक वो 36 थे, एंड शी वॉज 25. और उनकी जो वाइफ थी वो 25 ईयर्स ओल्ड थी. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. तो उनकी जो बहन थी उनका नाम था मार्गरेट और उनको जर्मनी में वो पैदा हुई थी 1926 में इन फ्रैंकफर्ट. उसके बाद हम देखेंगे कि वो अपना बताती है कि शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. वो 1929 में पैदा हुई. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4. तो जब तक वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. तो उनके फादर को एमिग्रेट करना पड़ा, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ा रहने के लिए. हॉलैंड गए वो फाइनली फिर 1933 में. माई मदर ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. तो उनकी जो मदर है जिनका नाम ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है वो हॉलैंड गई अपने हस्बैंड के साथ रहने. while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो उनकी जो बड़ी बहन है और वो, उन दोनों को Aachen भेज दिया गया उनकी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए. Margaret went to Holland in December. तो उनकी जो बड़ी बहन है वो दिसंबर में चली गई वापस हॉलैंड अपने पेरेंट्स के पास, and I followed in February.
और फिर वो फरवरी में उनको फाइनली भेजा गया। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, तो उनको बेसिकली ऐसे प्रेजेंट कर दिया गया टेबल पे कि वो मार्गरेट का बर्थडे प्रेजेंट है। प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है कि ऐसे सामने ऐसे कैजुअल से वे में उनको जाके दिखा दिया गया। प्लंक डाउन का मीनिंग हमें साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, मतलब बहुत ही ऐसे कैजुअल से वे में उनको सामने रख देना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, तो जैसे ही वो वहाँ पे हॉलैंड पहुंची तो उनको साथ के साथ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में डाल दिया गया। आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6, तो जब तक वो 6 साल की थी तो वहीं पर रहती थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तो वो तब स्टार्ट करी थी फर्स्ट फॉर्म में। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कर्परस, तो जब वो 6th क्लास में थी, बेसिकली फॉर्म आई गेस किसी तरह से वो क्लास कहना चाह रहे हैं कि वो जब स्टार्टिंग में गई थी तो वो फर्स्ट क्लास में थी, उसके बाद अब 6th क्लास में जब वो पहुंची तो उनको जो टीचर पढ़ा रही थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, तो वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस हुआ करती थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो जब साल खत्म हुआ तो वो दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे को बाय बोलना पड़ रहा था। फेयरवेल मतलब कि जुदा हो रहे हैं वो, तो बाय बोल रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब दिल तोड़ने वाला, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था उन दोनों को। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, तो जब गर्मियाँ चल रही थी 1941 की, तब उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको बीमारी हो गई और उनको एक ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, तो जो उनका बर्थडे था उसमें ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई, बस थोड़ी सी सेलिब्रेशन हुई। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो पास अवे हो गई 1942 में, उनका देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, तो वो कहती है कि किसी को भी नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, तो इस बारी जो उनका बर्थडे आने वाला था 1942 में, वो इसलिए करा जा रहा था ताकि उसका जो पिछला बर्थडे था आन फ्रैंक का, उसके लिए वो कॉम्पनसेट कर पाए बेसिकली, क्योंकि उनका पिछला बर्थडे अच्छा नहीं गया, इसलिए वो इस बार ग्रैंड बर्थडे करना चाहते हैं। इंटेंडेड मतलब कि इस इंटेंशन के साथ, इस आइडिया के साथ कि इनका बर्थडे इस बार बेटर बने। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और जो ग्रैंडमा का एक कैंडल था वो भी उनको भी जलाया गया था साथ में बाकी बर्थडे कैंडल्स के साथ। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, तो जो बाकी 4 लोग हैं, उनके फादर, मदर और उनकी बहन और वो दे आर स्टिल डूइंग वेल, कि वो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 20th 1942, तो फिर इसके साथ ही हम अभी के आज के प्रेजेंट डे की बात करेंगे, जो जिस दिन वो अपनी डायरी लिख रही हैं, जो है 20th जून 1942। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी मतलब कि उनका जो डेडिकेशन है अपनी डायरी के टुवर्ड्स, वो बहुत ही सिंसियर है, मतलब आज के बाद वो हमेशा उस डायरी में लिखा करेंगी, हमेशा उसको टाइम दिया करेंगी, तो बहुत ही ज्यादा सिंसियर और डिग्निफाइड सा उनका डेडिकेशन है उनकी डायरी के टुवर्ड्स। तो अब हम उनकी डायरी एंट्री पढ़ेंगे सैटरडे 20th जून 1942 की। तो वो स्टार्ट करते हैं ऐसे, डियरेस्ट किटी, जो अपनी वो डायरी को जिस तरह से रेफर करती थी। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। अब क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या होता है? शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, कि उसकी पूरी की पूरी जो क्लास है एन फ्रैंक की, वो सभी के सभी बहुत डरे हुए हैं और उनको बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अंदर से सहमे हुए हैं। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form। तो हमारा इसका रीजन क्या है कि सबके सब डरे क्यों हैं? इस वजह से डरे हुए हैं, क्वेकिंग इन बूट्स की बहुत ज्यादा डर जाना, वो इस वजह से क्योंकि आने वाले दिनों में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगी कि अगले क्लास में कौन कौन बच्चा जाएगा, किसको इतना पता है कि ठीक है वो नेक्स्ट क्लास में उनको भेज दिया जाए, एंड who will be kept back। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फिर से वही क्लास पढ़नी पड़ेगी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, तो आधे से ज्यादा क्लास तो बेट्स बना रही है, मतलब ऐसे शर्तें लगा रहे हैं कि ये बच्चा जाएगा, ये बच्चा नहीं जाएगा। GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us। सो उनकी कोई एक फ्रेंड होंगी GN, और वो हंस रहे हैं दोनों के दोनों क्योंकि उनके पीछे जो लड़के बैठे हैं वो बहुत ही ऐसे सिली सिली हरकतें कर रहे हैं। और फिर CN and Jacks who have stopped their entire holiday saving on their bed। तो उन्होंने बेसिकली पूरी हॉलीडेज ऐसे बेड लगाते लगाते ही निकाली है। From morning to night it's you're going to pass, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो उन लोगों ने सुबह से रात तक बस ये करा है कि हाँ तुम चले जाओगे, पास हो जाओगे। वो बंदा दूसरा बोलता है कि नहीं मैं नहीं होगा पास, फिर वो बोलता है कि तुम हो जाओगे, फिर वो बोलता है कि मैं नहीं होगा। इवन जी's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। और जो उनकी जो फ्रेंड है कोई और जी, उनकी प्लीडिंग ग्लासेस की बस करो,
प्लीडिंग ग्लांसेस होते हैं कि मतलब ऐसे नज़रों से देखना कि बस कर जाओ प्लीज़, तो मतलब रिक्वेस्ट करने वाली ग्लांसेस, वो भी किया। और फिर जो एन फ्रैंक थी वो गुस्से में उनको देखती थी भी, उन्होंने उन पे कई बार गुस्सा दिखाया, मतलब अपने अच्छे से एक्शन से पता चला कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उससे भी वो दोनों के दोनों पीछे जो बैठे लड़के थे काम डाउन नहीं होते थे, मतलब वो चुप नहीं होते थे। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। वो कहती है कि कम से कम क्वार्टर तो होना चाहिए पूरी क्लास का कि वो वापस इसी क्लास में फिर से पढ़े, क्योंकि सब बच्चे इतने ज़्यादा डम है। क्वार्टर होता है 1/4, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। वो कहती है कि जो टीचर्स है लेकिन वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स है इस पूरी दुनिया में। मतलब जो हमारी अर्थ है, प्लानट अर्थ में सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल वही है। अनप्रिडिक्टेबल ये होता है कि हम जो सामने वाला बंदा कुछ करने जा रहा है पर हम बता नहीं सकते कि वो अगला क्या करेगा, कि उनके एक्शंस के बारे में हम नहीं जान सकते कि वो जो नेक्स्ट एक्शन लेगा वो क्या कर सकता है। क्रीचर्स की कुछ भी मतलब हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं उन सबको क्रीचर्स भी बोल सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कहती है कि मेरे को अपनी चिंता नहीं है, ना तो मुझे अपने खुद की गर्ल फ्रेंड्स की चिंता है कि जो मेरी बाकी फ्रेंड्स हैं वील मेक इट। वो कहती है कि हमारा तो हो जाएगा डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में वो चले जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। वो बोलती है कि पर एक सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं चिंतित हूँ, जो है मैथ्स। एनीवेज ऑल वी कैन डू इज वेट। वो बोलती कि एनीवेज अब क्या करें, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। Until then, वो बोलती कि तब तक we keep telling each other not to lose heart। और तब तक बस हम लोग एक दूसरे को दिलासा देते रहते कि भाई दिल मत तोड़ो अपना, ऐसे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। I get along pretty well with all my teachers। वो कहती कि वो बाकी जितनी भी टीचर्स थी उन सबके साथ उनकी अच्छी बनती है। There are 9 of them, उनकी 9 टीचर्स थी, 7 men and 2 women। तो 2 women मतलब वुमेन थी और 2 men थे। Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths। तो जो मिस्टर कीसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बुढ़े से आदमी हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। वो हमेशा अनॉयड रहते थे कि बहुत ही ज़्यादा उनसे परेशान रहते थे क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। यहाँ पर ओल्ड फॉगी का मतलब है ओल्ड फैशन्ड पर्सन। फॉगी एक ऐसे इंसान को बोला जाता है कि जो बहुत ही पुराने ख्यालात का हो। उसके बाद आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो काफ़ी उन्होंने वार्निंग्स तो दी और उसके बाद भी वो नहीं रुकी, इस वजह से उन्होंने उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चार्टर बॉक्स। तो हमेशा उनको एक ऐसे देते थे कि एक ऐसे लिख के लाओ ऑन द टॉपिक अ चार्टर बॉक्स, कि चार्टर बॉक्स क्या होता है उस पर एक ऐसे लिख के लाओ अ चार्टर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो वो सोचती कि चार्टर बॉक्स ये कैसा टॉपिक दे दिया, इसके बारे में कौन क्या लिखेगा। I'd worry about that later। वो बोलती कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। I decided, वो फाइनली डिसाइड करती कि अभी मैं नहीं सोच रही इस टॉपिक पे। I jotted down the title in my notebook। तो वो जो टाइटल है वो अपने नोटबुक में लिख लेती है। Tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो वो टाइटल तो लिख दिया उन्होंने उसके बाद, बट अपने वो बैग में रख देती है और उसके बाद चुपचाप बैठ जाती है, पर लिखती नहीं है तभी के तभी कुछ भी। That evening, उस शाम को, आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने सारा होमवर्क खत्म करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। तो उनको जो नोट मिला होता है कि ऐसे लिख के लाओ वो उनको दिख जाता है। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो जब अपने फाउंटेन पेन होता है उनके हाथ में, उसको ऐसे खा रही होती है, उसका टिप को ऐसे चबा रही होती है जैसे हम सभी करते हैं कभी कभी। तो ये सोचते सोचते सब्जेक्ट के बारे में वो ऐसे कर रही थी, पेन के साथ खेल रही थी अपने दांतों से। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words। वो कहती कि कोई भी ऐसे ramble on कर सकता है कि कुछ भी बोले जाए। Talk aimlessly होता है इसका मतलब ramble करना, मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो। ramble का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। तो वो कहती कि ये चीज़ कोई भी कर सकता है कि या तो तुम कुछ भी बोलते रहो या तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस छोड़ दो वर्ड्स के बीच में। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। पर उनको जो प्रॉब्लम लगती थी वो ये थी कि उनको एक्चुअली कुछ नेसेसरी अच्छी वाली लाइक आर्ग्यूमेंट्स देनी है। मतलब कि अगर वो कह रही है कि चार्टर बॉक्स होना ज़रूरी है, कि ज़्यादा बात क्यों करनी चाहिए, तो उसके लिए उनको ऐसे रीजंस देने पड़ेंगे कि इस वजह से बात करनी चाहिए। तो वो ये सोचने में लग जाती थी। आई थॉट एंड थॉट, मतलब वो सोचती रहती है एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। और फिर अचानक से उनको एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सैटिस्फाइड। तो उन्होंने 3 पेजेस लिखे थे कि मिस्टर कीसिंग उसे रीड करेंगे और फिर वो सैटिस्फाई भी हो जाएंगे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो वो आर्ग्यू ये करती है, अपने रीजंस ये देती है कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, कि वो उनके अंदर होता ही है, वो नहीं हेल्प कर सकते और अगर वो कंट्रोल करने की आगे कोशिश करेंगी तो वो कर लेंगी।
कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट का हमने ऊपर जहाँ पे देखा था कि कम अप विद अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, इसका हमें मीनिंग भी दिया हुआ नीचे, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स यही होते हैं कि इस तरह से पुट करो किसी चीज़ को कि लोग मान ले। पर फिर वो आगे ये सोचते हैं कि ठीक है, वो उनको ऐसे भी बोलेंगे कि वो हेल्प नहीं कर सकती बात करना क्योंकि एक स्टूडेंट का ये ट्रेट होता है, और फिर वो आगे से कोशिश करेंगे कि वो ना ज़्यादा बात करे क्लास में। बट दैट I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. तो वो बोलती कि पर साथ के साथ वो कभी कोशिश नहीं कर सकती कि वो ज़्यादा बात बहुत ज़्यादा ना करे, वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती, कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो मदर है वो भी उतनी ही ज़्यादा बात करती है। अगर तुम ये ना बोलो कि वो उनसे ज़्यादा बात करती है, पर कम से कम उसके जितना तो बात करती है। सो एन फ्रैंक और उनकी मम्मा दोनों के दोनों बहुत बातूनी है। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और वो बोलती कि और फिर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट है, जीन्स में उनके, कि मतलब अब वो कुछ चीज़ें होती है, क्वालिटीज़ होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ दैट वन गेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स से कुछ चीज़ें जो उनको मिलती है आगे, तो वही इनहेरिटेड ट्रेट्स है वो, तो फिर इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकंड एसे। तो उनके जो सर है वो पहले तो मान जाते कि ठीक है तुमने सही लिखा है ऐसे, बट देन अगली क्लास में वो फिर से बात करती तो वो फिर से उनको ऐसे दे देते लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉर्गेबल चार्टर बॉक्स। तो इस बार ही था कि अब इनकॉर्गेबल चार्टर बॉक्स पे लिख के लाओ। अब इनकॉर्गेबल होता क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कि मतलब ऐसा कोई इंसान जो किसको करेक्ट हो कर ही नहीं सकता, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, ये बहुत बुरी क्वालिटी है कि कोई इसको ठीक ही नहीं कर सकता। ये इस लेवल की चार्टर बॉक्स है कि ये कभी नहीं सुधरेगी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। तो उन्होंने वो वाला ऐसे फाइनली दिया, पर उसके बाद फिर मिस्टर कीसिंग को कुछ बोलने के लिए बचा नहीं था उनके पास, उन्होंने फिर से कंप्लेन नहीं करी बाकी 2 क्लासेस के लिए, 2 लेसन्स के तक, क्लासेस जब तक हुई तब तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। तो थर्ड लेसन तक उनको वो फिर से इरिटेट हो गए और फाइनली उन्होंने फिर से बोला, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड। तो वो बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ, तुम पनिशमेंट में ये करोगी कि तुम अब ऐसे लिखोगी, और उसका टाइटल ये है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स। तो वो बोलते हैं कि अब हम इस टॉपिक पे लिख के लाओगे तुम ऐसे, जिसका नाम होगा क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब एक बतख की तरह बोल रहा है बच्चा कोई, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स। तो इस टॉपिक पे अब तुम लिख के लाओ तुम्हारा ऐसे। द लास्ट पैराग्राफ गोज अबाउट लाइक दिस, द क्लास रोड। तो हंसने लग जाती है पूरी की पूरी क्लास। आई हैड टू लाफ टू, तो वो भी हंसती है। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चार्टर बॉक्सेस, क्योंकि अब वो उस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहती थी। इंजेन्युइनिटी क्या होता है? ओरिजिनलिटी और इन्वेंटिवनेस, कि अब उस टॉपिक पे उन लोगों ने इतना लिख लिया था, एन फ्रैंक ने इतना लिख लिया था कि वो परेशान हो गई थी, वो थक गई थी। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना। तो टॉपिक जो था चार्टर बॉक्सेस का, उस पर उन्होंने इतनी बात कर ली कि अब वो थक चुकी है। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। वो कहती कि अब मुझे कुछ नया लिखना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, कि कुछ नया बिल्कुल हटके। माई फ्रेंड सेन who's good at poetry offered to help me write the essay। तो उनका जो एक फ्रेंड है जिनका नाम है सेन, वो पोएट्री में बहुत अच्छे थे, तो फिर वो बोलते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा या करूंगी। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। और उन्होंने ये सुन के बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो शुरू से आखिरी तक बिल्कुल उनकी अच्छे से हेल्प करेंगे। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट I'd मेक श्योर द जोक वॉज इन हिम। तो वो बोलते कि मिस्टर कीसिंग ने पूरी कोशिश करी कि वो मेरा मजाक उड़वा दे यहाँ पे, बट वो बोलती कि मैं I'll मेक श्योर कि बेसिकली मजाक आखिरी में उन्हीं का उड़े। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। तो वो बोलती कि मैंने पोएम लिख ली और वो बहुत ही अच्छी पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। तो उसमें एक बड़ी मादा डक होती है, एज इन मदर डक होती है, और फिर एक उनके फादर डक होते हैं, स्वान होते हैं। एक डक्स और स्वॉन्स लाइक दोनों बतख टाइप, दोनों के दोनों पानी में तैरते हैं, विथ 3 बेबी डकलिंग्स। और उन दोनों के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे डकलिंग्स, वो भी है, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो उनके जो फादर डक है वो बहुत ही ज्यादा उनको बाइट करते थे, मतलब काटते थे, क्योंकि वो दोनों वो सारे जो बच्चे थे 3 बेबी डक से, वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, मतलब बहुत आवाज निकालते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। तो वह लकीली उनके जो सर है मिस्टर कीसिंग है, उन्होंने जोक सही वे में ले लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास। वो
पूरी क्लास को ऐसे पोएम सुनाते हैं, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, साथ के साथ अपने और कमेंट्स भी डालते हैं, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ के साथ बाकी क्लासेस को भी उन्होंने ये पोएम सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद से उनको हमेशा बात करने दी गई है, एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उस दिन के बाद से उनको कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, पर साथ के साथ उनके लिए बुरा ये हुआ कि अब मिस्टर कीसिंग हमेशा उनका बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि लास्ट में अब एन फ्रैंक ने अपनी डायरी एंट्री खत्म करी है, उन्होंने लिखा है योर्स एन, वो अपनी डायरी के लिए लिख रहे हैं कि तुम्हारी एन, और ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से विद अ स्लाइट अडेप्टेशन, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो एन फ्रैंक की जो पूरी की पूरी डायरी है वो पब्लिश करी गई है पूरी दुनिया में और सबने पढ़ी है, और हमने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ा है अभी, वो भी अडेप्टेशन के साथ, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, सो दैट हमें अच्छे से समझ आए। और ये छोटा सा ही पार्ट है बस एक, इसमें हम बस ये देख सकते हैं कि एन फ्रैंक क्लास में बहुत बातूनी हुआ करती थी, और वो बहुत ही मजाकिया भी थी, और हमेशा चैलेंजेस को ऐसे एक्सेप्ट करती थी कि अगर उनकी जो टीचर है उनको पसंद नहीं आता था जो वो चीज़ें करती थी, तो वो उसको ऐसे सॉरी नहीं बोलती थी उसके लिए, मतलब वो अपोलोजेटिक नहीं थी, इनफैक्ट वो दिखाती थी कि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वो थोड़ी सी स्टबर्न भी थी, बहुत ही अड़ी रहती थी अपनी बातों पे, और साथ के साथ वो बहुत पैशनेट थी अपनी बातें बताने के लिए, और बहुत अच्छा भी लिखती थी।